बीएससी पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्रों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो पैटर्न है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने देखा था विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल ज्यामितियों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान समान प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र की विकिरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन करते हैं तो उसमें मुख्यतः दो एंटिटीज होती हैं। एक धातु आयन या परमाणु होता है, दूसरा लिगेंड होता है। यहाँ पे हम जो कारक पढ़ेंगे इनसे संबंधित पहला जो कारक पढ़ेंगे हम धातु आयन से संबंधित और दूसरा जो कारक है वो लिगेंड से संबंधित। तो देखिए एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी संकुल यौगिक में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ाते या घटाते हैं। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें मुख्यतः दो एंटिटीज होंगी, एक धातु आयन होगा और दूसरा क्या होगा, लिगेंड होगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो Z+ है वो इस धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या या इस पर उपस्थित आवेश को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे L लिगेंड को डिनोट कर रहा है और Y है लिगेंड की संख्या, यानी मेटल के साथ में कितनी संख्या में लिगेंड जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे जो Y टर्म यूज किया गया है वो उस संख्या को डिनोट कर रहा है। ओके, अब देखिए ये धातु आयन हो गया और ये लिगेंड हो गया। तो देखिए धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से लिखते हैं NDX। यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उस धातु आयन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ओके, यानी d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस d ऑर्बिटल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है। ओके, तो देखिए ये जो कारक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक तो कारक ये हो गया, यानी धातु पर जब हम आवेश परिवर्तित करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। पहला कारक क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, नंबर 1। नंबर दूसरा देखिए इसमें यहाँ पे जो N है ये N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। जब हम विभिन्न प्रकार के संकुलों में जब धातु का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो परिवर्तित करते हैं तो किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी परिवर्तित होती है, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। तीसरा कारक देखिए ये जो X है, X क्या है, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। जब हम विभिन्न प्रकार के संकुलों में d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या परिवर्तित करते हैं तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया, तीसरा फैक्टर हो गया। तो धातु आयन से संबंधित हम तीन कारकों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा लिगेंड से संबंधित हम कारकों का अध्ययन करेंगे, उसमें है नेचर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की प्रकृति किस प्रकार की है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिगेंड दो टाइप के होते हैं, एक तो हम बोलते हैं वीक लिगेंड और दूसरे लिगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर हम कौन से लिगेंड को वीक लिगेंड कहेंगे और कौन से लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें
ये कौन सा हो गया? फोर्स नंबर। इसके अलावा एक इसमें वाई और दिया हुआ है। वाई किस बात को इंगित कर रहा है? नंबर ऑफ लिगेंड्स। धातु आयन के साथ में कितनी संख्या में लिगेंड जुड़े हुए हैं वो वाई डिनोट कर रहा है। यानी जब हम धातु आयन के साथ में जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या परिवर्तित करते हैं उसके साथ में उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर परिवर्तित होती चली जाती है और परिवर्तित कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में उसकी ज्यामिति भी परिवर्तित होती जाती है और इस परिवर्तित ज्यामिति के साथ में ही उसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है वो भी परिवर्तित होता चला जाता है। ओके, तो ये पांचवा जो फैक्टर है वो किससे संबंधित हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित हो गया, जिसके आधार पर ज्योमेट्री का हमें निर्धारण करना है। ओके, तो वन बाय वन करके हम इन फैक्टर्स को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जो धातु से संबंधित फैक्टर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद में लिगेंड से संबंधित कारकों का अध्ययन करेंगे। ओके, तो पहला है फैक्टर्स रिलेटेड टू द मेटल। ओके, मेटल से संबंधित कारक। देखिए, धातु से संबंधित कारकों को हम तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेजर तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करके धातु से संबंधित कारकों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला, जब धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए जब हम धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित करते हैं तो किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान परिवर्तित होता है। जैसे जैसे हम किसी धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उस पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उसका मान बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मान बढ़ने से उस धातु आयन की लिगेंड को अपने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और लिगेंड धातु के अधिक संपर्क में या अधिक समीप आएगा। जब लिगेंड धातु के अधिक समीप आएगा तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के डी ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है उसका मान बढ़ेगा। जब धातु के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन का मान बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा और स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज्यादा प्राप्त होगा। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके, ये दूसरा कंपाउंड आयरन का, इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भिन्न भिन्न है। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ है और इसमें Fe3+ है। जब इनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान प्राप्त किया गया तो ये डेल O प्राप्त हुआ और इसके लिए डेल O डैश प्राप्त हुआ। तो जब हमने डेल O और डेल O डैश का तुलनात्मक अध्ययन किया तो हम पाए कि डेल O का मान, डेल O डैश का मान डेल O की तुलना में अधिक प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ, रीजन अभी हमने स्पष्ट कर दिया है। जैसे जैसे धातु पर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ेगी, उसकी लिगेंड को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसके परिणाम स्वरूप डी कक्षकों का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ऑक्सीकरण जो संख्या है उसके परिवर्तन से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। दूसरा देखिए, इसमें हम धातु की ऑक्सीकरण संख्या समान रखेंगे लेकिन उसमें डी ऑर्बिटल्स की संख्या परिवर्तित करेंगे। ओके, यानी हम ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जिसमें दोनों में डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होगी लेकिन ऑक्सीकरण संख्या जो है वो समान होगी। तो देखिए, इसमें
यहाँ पे देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2+, और यहाँ पे निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ये भी 2+ है। यहाँ पे देखिए इसका जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, d7, और इसके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमने ऐसा उदाहरण लिया है जिसमें मेटल की ऑक्सीकरण संख्या तो समान है, मेटल भी भिन्न भिन्न है, लेकिन d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या परिवर्तित है। ओके, तो जैसे जैसे d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो उसका जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है वो घटेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब हम किसी धातु के चारों ओर d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाते हैं तो वो बढ़ी हुई संख्या आने वाले लिगेंड्स को ज्यादा प्रतिकर्षित करती हैं। उसके परिणाम स्वरूप लिगेंड है मेटल के ज्यादा संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगा d ऑर्बिटल्स का, और क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम प्राप्त होगा। तो इसके लिए देखिए, अगर ये इसका मान डेल O है और इसका मान डेल O डैश है, तो डेल O का मान इसमें ज्यादा प्राप्त होगा डेल O डैश। ये बात क्लियर हुई। तीसरा एग्जांपल देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित हो गया, ये d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन से संबंधित हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, जब हम n के मान परिवर्तित करते हैं, n है जो धातु के d ऑर्बिटल्स का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका मान परिवर्तित करते हैं। देखिए 3d से 4d और 4d से 5d की जब हम जाते हैं तो इस प्रकार से क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी परिवर्तित होता है। इसलिए 3 कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं, कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट, थर्ड कॉम्प्लेक्स, इसी प्रकार से हेक्सामीन रोडियम, थर्ड कॉम्प्लेक्स, हेक्सामीन इरिडियम, थर्ड कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन सेम है, मेटल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो भी सेम है, लेकिन क्या परिवर्तित है, n का मान परिवर्तित है। तो उसमें क्या होगा कि इनके लिए अगर ये डेल 1 है, डेल O है, इसके लिए डेल O डैश है, और इसके लिए इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी का मान डेल O डबल डैश है। तो डेल O डबल डैश का मान ज्यादा होगा डेल O डैश का मान, और डेल O। इसका कारण क्या है, इसका कारण देखिए 2 कारण है। एक तो ये है कि जहां हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी 3d से 5d की तरफ जा रहे हैं, तो जो धातु आयन है उसका आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घटेगा। तो देखिए अगर हम कोबाल्ट और इरिडियम दोनों धातुओं के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तुलना करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी। तो जब कोबाल्ट की चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, लिगेंड मेटल के ज्यादा संपर्क में नहीं आ पाएंगे, परिणाम स्वरूप स्प्लिटिंग कम होगा। लेकिन जब इरिडियम है उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से इरिडियम जो मेटल है उसके चारों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करने की टेंडेंसी कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप लिगेंड मेटल के ज्यादा संपर्क में आ पाएंगे और ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा प्राप्त होगी। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन ये है कि अगर हम इनके d ऑर्बिटल्स का कंपैरिजन करें कोबाल्ट और इरिडियम के, तो कोबाल्ट की जो d ऑर्बिटल है वो कम डिफ्यूज हैं बजाय इरिडियम के d ऑर्बिटल्स। जब d ऑर्बिटल जितने ज्यादा डिफ्यूज होंगे तो ऐसी स्थिति में जब लिगेंड मेटल के संपर्क में आएगा तो ज्यादा डिफ्यूज वाली स्थिति में ज्यादा संपर्क में आ पाएगा, ज्यादा समीप आ पाएगा, और अगर d ऑर्बिटल्स कम डिफ्यूज हैं तो वो प्रतिकर्षण प्रभाव जो d ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के ऑर्बिटल्स पे ज्यादा शो करेंगे, परिणाम स्वरूप क्या होगा, d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग जिसके केस में कम होगा, जिसके केस में ज्यादा होगा। तो ये थे मेटल से संबंधित 3 कारक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी अब हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं दूसरा पॉइंट जो कि लिगेंड से संबंधित है। बी पॉइंट है factors related to ligands, लिगेंड से संबंधित
डिस्कस किया है कि लिगेंड दो टाइप के होते हैं, एक वीक लिगेंड, दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हमने वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो कैटेगराइज किया है उसका आधार है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक श्रेणी है जिसमें विभिन्न प्रकार के लिगेंडों का मेटल पर आरोपित विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके और एक सीरीज बनाई गई जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा। उसमें कुछ लिगेंड जब मेटल के साथ में जुड़ते हैं तो वो वीक फील्ड का जो वीक है वो क्रिस्टल फील्ड आरोपित कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मेटल के डी ऑर्बिटल्स का कम स्प्लिटिंग होता है। और कुछ लिगेंड्स इस प्रकार के होते हैं जब वो मेटल के संपर्क में आते हैं तो वो जो क्रिस्टल फील्ड मेटल के चारों ओर क्रिएट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग टाइप का करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मेटल के डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग ज्यादा होता है। तो देखिए लिगेंड्स को हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। लिगेंड्स, एक लिगेंड है वीक लिगेंड और दूसरे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। देखिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें विभिन्न प्रकार के जो लिगेंड हैं उनको उनकी बढ़ती हुई फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर अरेंज किया गया है। जो सीरीज का एक्सट्रीम पार्ट है उसमें वीक फील्ड के लिगेंड है, जैसे इस प्रकार के हैं I- है, Br- है, HCN- है, ओके, या H2- है, HCN- है, Cl- है, F- है, ओके। इसके अलावा जैसे OH है, OH- है, ओके, H2 है, एमीन है। यहाँ पे मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि पूरी सीरीज है, जितने भी लिगेंड हैं उन सबकी सीरीज बनाई हुई है, या सभी लिगेंड को एक सीरीज में अरेंज किया हुआ है। तो फिर इसके बाद में एथाइलिन डाइअमीन है, फिर इसके बाद में बाइपीरिडाइन है, और जो ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन है, ओके। इसके अलावा जैसे इसमें CH3- है, या CH3 है। फिर इसके अलावा जैसे इसमें CO है, Cl है, CO है, NO है, ओके, Pr3 है। इस तरीके के लिगेंड है वो। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ओके। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है, ओके। अब इसमें एक जो बात नोट करने की है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये विभिन्न प्रकार के जो लिगेंड हमने अरेंज किए हैं उनकी बढ़ती हुई फील्ड सामर्थ्य के हिसाब से वो न तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेंगे, न ही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी ज्यामिति पर निर्भर करेंगे। यानी धातु के परिवर्तन के साथ में और ज्यामिति के परिवर्तन के साथ में इनका जो सामर्थ्य है, फील्ड सामर्थ्य है, फील्ड जो क्रिस्टल फील्ड का जो सामर्थ्य है वो परिवर्तित नहीं होता है। यानी इररेस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ मेटल आयन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये जो सीरीज है वो ऐसे ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि मेटल आयन हमने परिवर्तित किया, लिगेंड की जो सामर्थ्य है वो परिवर्तित हो गई, या फिर हमने ज्योमेट्री परिवर्तित की उसकी सामर्थ्य परिवर्तित हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये था लिगेंड से संबंधित कारक, ओके। तीसरे कारक पर हम आते हैं। तीसरा देखिए सी, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। देखिए पिछली क्लास में जब हमने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्रों में डी कक्षकों का विपाटन पढ़ा था तो उनका पैटर्न भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ था। देखिए सबसे पहले हमने ज्यामिति डिस्कस की। देखिए यहां से हम चलते हैं टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल, फिर उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, फिर
स्क्वायर प्लेनर, ओके, यानी वर्ग समतलीय, ये डिसरोटेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं इसको। फलकीय, और ये चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय जो क्रिस्टल संरचना थी उसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो ऊर्जा थी उसको हमने डेल P से डिनोट किया था, इसको हमने डेल O से डिनोट किया है, इसको हम कहेंगे डेल टेट्राहेड्रल या डिसरोटेड ऑक्टाहेड्रल है, ओके, और ये है डेल H यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वर्ग समतलीय। ओके, जब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं देखिए सबसे ज्यादा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान प्राप्त होगा वो वर्ग समतलीय के लिए प्राप्त होगा, फिर टेट्राहेड्रल के लिए, फिर उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल के लिए, और सबसे कम तो टेट्राहेड्रल में टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल, और सबसे लास्ट में डेल P। ओके, ये इसका क्रम हो गया। अब देखिए यहां से हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप सोल्व करने का कोशिश करेंगे। नंबर 1, चतुष्फलकीय संकुल की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान कम होता है अष्टफलकीय के, इसको हमें कारण से ही स्पष्ट करना है। कारण सही स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है डेल P, डेल O और डेल SP के मान बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कारण सही समझाइए। ये दो क्वेश्चन है असाइनमेंट के रूप में, ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये दो क्वेश्चन है, इससे संबंधित हम जो सामग्री है वो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, इसके बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, उसी को आधार मानते हुए आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं आता है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसी के साथ में आज का ये जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाजिर होंगे दूसरे टॉपिक के साथ में। और आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा। जो क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र जो है, क्रिस्टल फील्ड से संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद।